गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के बीच जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स इस साल एडमिशन लिए हैं पूरे यूपी में, वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हो, अवध यूनिवर्सिटी में हो, मेरठ में हो, कहीं पे भी हो, हर जगह यह कोर्स जिसका नाम को करिकुलर कोर्स है, वो बीए का स्टूडेंट हो, बीएससी का स्टूडेंट हो, बीकॉम का स्टूडेंट हो, सबको ये कंपलसरी कोर्स आपको करना है जो भी सेमेस्टर 1 में इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। ये कोर्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में को करिकुलर कोर्स जो डिज़ाइन किए गए हैं उनका उद्देश्य बहुत ही सिंपल है कि कम से कम आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, आप अपनी सोसाइटी के आसपास में किसी को मदद कर सकें, अपने घर परिवार को स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और उनका ठीक से डेवलपमेंट कर सकें। ये बेसिक जानकारी इन कोर्सेज़ के थ्रू आप तक पहुंचाई जाएगी। तो जो आपको यूजी के फर्स्ट सेम में जो कोर्स पढ़ना है को करिकुलर कोर्स के अंदर, उस कोर्स का टाइटल है फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसमें से कोई चीज़ आपके लिए नई नहीं है। फूड आप डेली लेते हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जानना अति आवश्यक है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। और हाइजीन मीन्स आपकी सफाई और हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये तीनों ही चीज़ें इस कोर्स के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है और जहाँ तक जो भी माध्यम होगा उसके थ्रू आपको टीचर्स के द्वारा इसके बारे में और अधिक जानकारी दी जाएगी। इस प्रोग्राम का नाम है सर्टिफिकेट कोर्स, क्योंकि ये केवल 6 महीने 6 मंथ्स में आपको तैयार करना है। 6 मंथ आपका एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है और 6 महीने में कोई भी कोर्स यदि किया जाए तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें टोटल क्रेडिट्स जो अलॉट किए गए हैं, चूँकि अब आपको क्रेडिट सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, आपको बजाय जो पुराना सिस्टम था मार्क्स का, उसकी जगह आपको क्रेडिट के बेसिस पे आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपको अवार्ड किया जाएगा। तो इस कोर्स का, इस प्रोग्राम में के लिए 2 क्रेडिट अलॉट किए जाएंगे और ये 2 क्रेडिट पढ़ने के लिए आपको कम से कम 30 लेक्चर सुनना होगा, पढ़ना होगा। जो नंबर इस कोर्स के लिए अलॉट किए गए हैं वो टोटल 100 मार्क्स हैं। उसमें से 25 मार्क्स 25 नंबर आपका मिड टर्म एग्ज़ाम या किसी भी माध्यम से कंडक्ट कराया जा सकता है और 75 मार्क्स आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। और ये एग्ज़ाम्स MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। मींस कि ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न पर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 75 मार्क्स और ये 25 नंबर में कई सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे असाइनमेंट आपको दिया जा सकता है, आपको प्रेजेंटेशन के लिए कहा जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जा सकता है या फिर आपको MCQ के थ्रू ये नंबर्स आपको अलॉट किए जाएंगे जैसा भी आपका क्लास में परफॉर्मेंस होगा। और अब हम आते हैं कि इस कोर्स का सिलेबस क्या है, मीन्स क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। इस पूरे कोर्स को 4 यूनिट्स में डिज़ाइन किया गया है। 4 यूनिट्स 4 सेक्शंस में इस पूरे कोर्स को डिवाइड किया गया है। उसमें जो यूनिट 1 है उसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बैलेंस्ड डाइट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, मील प्लानिंग, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, फूड ग्रुप्स एंड फंक्शंस ऑफ फूड। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि
क्या क्या चीज़ें इन जो टॉपिक्स दिए गए हैं इसका मतलब क्या, अर्थ क्या निकलता है। ये टोटल 8 लेक्चर में 8 आवर्स का लेक्चर आपको इस पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो जहाँ तक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में जो फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फूड। अब भोजन किसको कहेंगे? बहुत से सिंपल सी बात है, भोजन कोई भी वो खाने योग्य पदार्थ जिसको कि आप डाइजेस्ट कर सकें, एसिमिलेट कर सकें, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि में सहायक हो। अब ये भोजन कई प्रकार के हो सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन हो सकता है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, दाल, सब्जी, मीट, मुर्गा, अंडा, दूध, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो खाने योग्य हो और आप जिसको आप पचा सकें। ऐसा ना हो कि आप लोहा खा लें और फिर वो पच नहीं रहा है, तो उसको हम भोजन में इंक्लूड नहीं कर सकते। जबकि आयरन ज़रूरी है, लेकिन उसको भोजन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। भोजन में वो चीज़ें ही इंक्लूड होंगी जिसको कि आप खा सकें, पचा सकें और वो आपके शरीर में के वृद्धि में सहायक हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपको न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी यू नो, न्यूट्रिएंट्स जो भोजन आपने खाया है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, शुगर जिसको आप नॉर्मल सेंस में कहते हैं, मीठा है, कोई भी मीठी चीज़। वैसे बहुत सारे शुगर ऐसे होते हैं जो मीठी नहीं भी होती है। प्रोटीन्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फैट, वसा, फिर इसी प्रकार से बहुत सारे विटामिन्स की आपको ज़रूरत होती है डेली। मिनरल्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, फास्फोरस है। ये सारी ही चीज़ें जो कि आपको भोजन में आपके उपलब्ध होनी चाहिए, उन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। फिर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स जब ये दोनों ही चीज़ें आप खा रहे हैं तो केवल खा लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। ये खा लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आपने बस खा लिया, पेट में पहुंच गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब काम ख़त्म हो गया आपका। खा लेने के बाद आपके अंदर उसके डाइजेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। डाइजेशन हो जाने के बाद उस भोजन को, जो कि पेट में आपके होता है, उसका अवशोषण होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। क्योंकि यदि ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ आपके ब्लड में, आपके शरीर के अंदर, आपके सेल्स के अंदर, तो फिर ये बेकार है। और लास्ट में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अपच्य पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर भी आना उतना ही आवश्यक है। तो ये पूरी ही चीज़ें आपको जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। इसके बारे में डिटेल में हम लोग एक एक करके आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कशन में इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक यह समझ में आ जाए कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। वैसे तो इन जनरल ये जितने भी टॉपिक्स इसको करिकुलर कोर्स में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में जो दे रखा है, वो सब का सब यदि आप पूरे वर्ष भर एक्टिव रहें, अपने आसपास अपनी आँख और दिमाग खोल के रखें, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, उसमें बीच बीच में ये आता रहता है, आप टीवी देखते हैं, वहाँ पे अक्सर करके इन सब मुद्दों पे डिबेट डिस्कशंस आते रहते हैं। यदि आप उतना सुनते रहें और हमेशा उसको याद करने की थोड़ी सी कैपेबिलिटी डेवलप कर लें या नोट डाउन कर लें, तो इस पूरे सिलेबस को मैनेज करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि अब आपको पढ़ना टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑप्टिमम न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? ऑप्टिमम मीन्स इतना खाइए जितना कि आपको ज़रूरत है, जितना कि आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? ताकि आप स्वस्थ रह सकें, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनी रहे, आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें किसी भी कार्य करने के लिए। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन यानी बैलेंस डाइट, खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ
अनाज होना चाहिए, कुछ फल होना चाहिए, कुछ सब्जी होना चाहिए, कुछ दूध होना चाहिए, कुछ प्रोटीन वाली जो ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे दाल है, मीट है, ये सारी चीज़ें भी आपके फूड में यदि इंक्लूडेड रहेंगी तो उस डाइट को और एक निश्चित अमाउंट में खाया जाए। ऐसा ना हो कि अच्छा लगे तो आप खाते चले जा रहे हो, जैसे आप किसी शादी ब्याह में पहुंच गए और वहां पे आप खाए चले जा रहे हैं क्योंकि फ्री का है, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। इसको हम ऑप्टिमम डाइट नहीं कह सकते। ऑप्टिमम डाइट मीन्स जितना आपकी डेली डाइट में आवश्यकता है उतना ही आप भोजन ग्रहण करें। फिर अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में वो लोग आते हैं जो कि आपको देखते ही पता लग जाएगा, जैसे बहुत ही दुबला पतला हो। आप अक्सर करके टीवी पे साउथ अफ्रीका के काफ़ी लोगों का, सूडान वगैरह जो कंट्रीज़ हैं उनकी स्थितियां देखते रहते हैं, या अपने कंट्री में आप उड़ीसा साइड पे जब भी आप देखेंगे तो इस तरीके की सिचुएशन उधर ज़्यादा दिखाई देती है। क्योंकि पहली बात तो वो इतने समर्थ नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने पेट भर का भोजन वो खरीद सके, और चूँकि उनका जीवन जंगल में ज़्यादा है तो वहाँ पे फूड न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी कम है। उनको जो मिला वो उसी को खा लिया, वो चाहे चूहा हो, कुत्ता हो, या कोई फल हो, या जड़ हो किसी पेड़ पौधे का, कुछ भी खाते रहते हैं वो। तो बहुत किसी प्रकार से वो पेट भरने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है ये डिफरेंट चीज़ों की जो मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, फिर विटामिन्स, फिर आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें उनको सब एनफ अमाउंट में नहीं मिल पाती। तो एक तो कारण अंडर न्यूट्रिशन का गरीबी है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपके बॉडी में कोई ऐसी कमी आ गई है, डिफिशियंसी आ गई है, या डिजीज़ पर हो गई है, जिसकी वजह से आप उस भोजन को न तो ठीक से पचा पा रहे हैं जो मिल रहा है, और ना उसका अवशोषण हो पा रहा है। तो अंडर न्यूट्रिशन का वो भी कारण होता है। कई सारी परिस्थितियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। फिर ओवर न्यूट्रिशन, आजकल ये नई समस्या हो गई है कि काफ़ी लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि वो दिन भर खाते ही रहते हैं। वो फास्ट फूड के नाम पे, जंक फूड उसको कह सकते हैं, या घर में ही उनके पास इतना भोजन अवेलेबल रहती हैं चीज़ें कि वो इतना खा लेते हैं कि और उसको पचा भी लेते हैं कि अल्टीमेटली वो जितने शरीर की रिक्वायरमेंट है वो उससे ज़्यादा हो जाता है। और जब भी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, शरीर में जगह जगह उसका फैट फॉर्म में या दूसरे रूप में जमा होने लगेगा, और ग्रेजुअली वो शरीर आपको एक बहुत ही मोटे और भद्दे स्वरूप में नज़र आने लगेगा। तो वो कारण है ओवर न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट टॉपिक है मील प्लानिंग। मील प्लानिंग मीन्स अपने डेली फूड रिक्वायरमेंट्स को कैसे मैनेज करें ताकि ये सारे पोषक तत्व जिसके बारे में मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको या तो रोज़ाना के स्तर पे या कम से कम वीकली स्तर पे, और वो भी नहीं तो महीने में इतना हो जाए कि वो सारे पोषक तत्व आपके शरीर में जो भी रिक्वायर्ड है वो पहुँच जाए। इसको हम बोलते हैं मील प्लानिंग। तो मील प्लानिंग शुरू कहाँ से होती है? ये सुबह के नाश्ते से, दोपहर के भोजन से और रात के भोजन से डिनर तक, ये जितनी भी चीज़ें आप इनटेक करेंगे उसमें कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसे दूध आपको कब पीना है, फ्रूट्स कब आपको खाने हैं, कब आपको ज़्यादा हैवी डाइट लेनी है। जैसे दोपहर में यदि आप खाना थोड़ा सा हैवी ले लेंगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कि आप दिन भर एक्टिव रहते हैं, लेकिन रात को जब भी आप खाएं तो वो इतना ही खाएं कि चूँकि अब रात को आपको सोना है, बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो सिर्फ इतना खाएं कि भूखे रहने वाली स्थिति ना हो। इसीलिए कहा गया है कि आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जैसे कि कोई राजकुमार प्रिंस रहता है, आपका लंच ऐसा होना चाहिए जैसे कि कोई राजा रहता है, और आपका डिनर ऐसा होना चाहिए जैसे कि कोई भिखारी रहता है। मीन्स रात का खाना बहुत कम होना चाहिए। ब्रेकफास्ट और लंच ये आप एनफ अमाउंट में ले सकते हैं।
केवल खाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है मील प्लानिंग में, बल्कि आप क्या क्या खा रहे हैं। जैसे आपके भोजन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, उसके लिए अति आवश्यक है कि दाल या कुछ नॉन वेज के कंपोनेंट्स डाले जाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स दूध, दही, मक्खन, जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं। वेजिटेबल्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइबर होना आवश्यक है। अनाज, उसमें चावल, दाल, जो भी चीज़ें, ज्वार, बाजरा, जो भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें। अब वेजिटेबल्स में भी कुछ वेजिटेबल्स, आपको आलू है जैसे, आपको वाइट होता है, कोहड़ा है वो कलर्ड होता है, या करेला है वो हरा होता है। तो आपको ये कलर्ड वेजिटेबल्स भी खाने अति आवश्यक है, क्योंकि हर वेजिटेबल में, हर सब्जी में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं और ये सब की अपनी इंपॉर्टेंस है। गाजर है जो कि आँख के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से मील प्लानिंग में इन सब बातों को आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है फूड ग्रुप्स एंड फंक्शन ऑफ फूड। फूड ग्रुप्स में जो अभी मैंने आपको बताया कि आप फूड ग्रुप्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि बच्चे के लिए कौन कौन से फूड पोषक तत्व इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ज़्यादातर उसके भोजन में दूध और दूध के प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो चूँकि आपको अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट आप बढ़ाएंगे। यदि आप एज्ड पर्सन्स हैं तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को कम करेंगे और केवल उतनी ही चीज़ें इंडक्ट की जाएंगी जितनी कि आपको बॉडी को रिपेयर करने, क्योंकि अब आपका ग्रोथ रुक चुका है, एनर्जी आपकी कम एग्जॉस्ट होती है, एक्टिविटीज़ क्योंकि कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप प्रेग्नेंट वीमेन है उसके लिए एक अलग प्रकार का भोजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कई प्रकार के फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फंक्शन ऑफ फूड ऑलरेडी आप जानते हैं कि सबसे पहले तो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, फिर स्वस्थ रहने के लिए इसकी ज़रूरत है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स आपकी वृद्धि जारी रहे, इस वजह से ज़रूरत है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो ये तो हुआ यूनिट 1। अब यूनिट 2 में, यूनिट 2 जो कि 7 आवर्स का कोर्स है, इसमें आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं उसका टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो। न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स बड़ा, जो ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत हो। जैसे इसमें आएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा। ये 3 चीज़ें आपको आपके भोजन में ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए इसलिए इसको हम बोलते हैं मैक्रो। और माइक्रो में जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही थोड़े अमाउंट में, माइक्रोग्राम्स में जो चीज़ें नीडेड है, जो कि आप देख भी नहीं सकते इतने कम अमाउंट में नीडेड है, उसमें आते हैं आपके विटामिन्स। अब विटामिन्स आपको पता है कि ये कई प्रकार के होते हैं, अभी ये आएगा। और फिर मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स कि आयरन है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिनरल्स कहेंगे। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही थोड़े अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन ये अति आवश्यक है। इसके बिना आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। विभिन्न प्रकार की बीमारियां और अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन की समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी। इसलिए थोड़े का मतलब ये नहीं है कि ये कम इम्पॉर्टेंट है, थोड़े का मतलब ये है कि इनकी रिक्वायरमेंट में अमाउंट बहुत ही कम है। ये 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं खाना है, बल्कि बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है RDA। RDA मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मीन्स जो भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा तय किया गया है कि कम से कम डेली ये सारी चीज़ें आपके भोजन में होनी चाहिए। और वो क्या क्या होनी चाहिए उसका लिस्ट पूरा दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर, फैट होना चाहिए,
फैट मीन्स वसा, जो कि घी तेल आप खाते हैं। ये भारतीयों में कम से कम, ये ज़्यादातर लोगों में यदि वो संपन्न है तो ज़्यादा ही अमाउंट में मिल जाता है, इसकी कमी नहीं होने पाती। फैट, शुगर और फैट की कमी हमारे देश में जब तक वो ऐसा नहीं है कि वो इतना गरीब है कि अपना पेट ना भर सके, तब तक इसकी कमी नहीं होने पाती। प्रोटीन्स, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये सबकी समस्या है कि प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत ही कम है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसको तो आप कहीं ना कहीं से पूरा कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये प्रोटीन ज़्यादातर आपको दाल में, पल्सेस में, ये कोई भी दाल हो, चना है, रहर है, इन दालों में प्रेजेंट रहता है, या फ्रूट्स में जैसे सेब है, इनमें ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं एनफ अमाउंट में, तो उसके थ्रू ये पूरा किया जा सकता है। अब ये प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स, कुछ अमाइनो एसिड्स से बना होता है, तो कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मिनरल्स जैसा कि आपको बताया कि मिनरल्स में ढेर सारे हैं। वो आयरन हो सकता है, इसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम हो सकता है, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोडीन, जिसकी वजह से घेंगा रोग हो जाता है, गला सूज जाता है, आयोडीन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फास्फोरस है, P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह फास्फोरस यदि सही अमाउंट में नहीं रहेगा, कैल्शियम यदि सही अमाउंट में नहीं रहेगा, Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे दांत और हड्डियों में विभिन्न प्रकार के विकार आ जाएंगे। जिंक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको कोविड हुआ था तो जिंक आपको हर विटामिन्स में आपको मिला के दिया जा रहा था, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है। इसी तरीके से विटामिन्स आपको मैंने बताया कि विटामिन्स A, B, C, D, K, E, ये सारे विटामिन्स के अपने अपने इम्पॉर्टेंस है, और हर विटामिन की डिफिशियंसी से कोई ना कोई बहुत बड़ा रोग हो जाता है। जैसे एक की यदि कमी हो गई तो आपको आंखें खराब हो सकती हैं, विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके हड्डियों में विकार आ जाएगा, विटामिन सी की कमी हो गई तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से खांसी, सर्दी, जुकाम या विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। स्कर्वी रोग इसकी वजह से हो सकता है। बी कॉम्प्लेक्स है तो इसमें ढेर सारे अलग से विटामिन्स हैं, तो इसमें यदि किसी प्रकार की डिफिशियंसी हुई तो बहुत सारे जनरल मेटाबॉलिज्म के डिजीजेज हो जाएंगे। विटामिन के की कमी हुई तो पता लगा कि ब्लड की बीमारियां होने लगती हैं। विटामिन ई की कमी हुई तो स्किन, आजकल आप क्रीम देखते हैं उसमें विटामिन ई का एडवर्टीजमेंट जुटा रहता है, स्किन में खराबियां आती हैं, सेक्स ऑर्गन्स में इम्पेयरमेंट शुरू हो जाता है। तो हर विटामिन की आपके स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है। अब इन विटामिन्स को हम दो ग्रुप्स में बांटे हुए हैं, एक तो जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएं, और एक जो वाटर में सॉल्युबल ना हो बल्कि वो वसा में सॉल्युबल है। इसको इस प्रकार से डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको आसानी से समझ में आ सके कि कौन सा विटामिन कहाँ मिलेगा। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, रसीले फ्रूट्स हैं जिसमें रस होता है, जैसे नींबू है, संतरा है, इन सारे फ्रूट्स में विटामिन सी एनफ अमाउंट में, जितने रस वाले फ्रूट्स होंगे। विटामिन बी इन जनरल लगभग सारे फ्रूट्स में, यदि फ्रेश फ्रूट है तो वो अवेलेबल रहेगा। इसी तरीके से फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं। विटामिन ए गाजर में एनफ अमाउंट में अवेलेबल है। विटामिन डी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुबह शाम की धूप में यदि आप रहें तो विटामिन डी आराम से आ जाएगा। विटामिन डी जब ठीक होगा तो आपके बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और दांत स्वस्थ रहेंगे। विटामिन ई, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन के, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब कट जाता है तो आप नॉर्मली देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक क्लॉटिंग काला सा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और ब्लड बहना रुक जाता है। लेकिन यदि विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लीडिंग जल्दी रुकेगी नहीं। वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 70% हमारे बॉडी का वाटर से बना है।
धूप में जैसे ज्यों ही गर्मियाँ आती हैं, आप धूप में थोड़ा सा बिना पानी पिए चल लें, फिर आप देखें कि आपको कैसे हीट स्ट्रोक, लू लग जाती है। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर मीन्स भोजन में जो रेसे जाते हैं, जैसे आपका गेहूं का आटा है, आजकल इतना पतला हो गया है कि उसमें से भूसी गायब हो गई है। ज्वार है या सब्जियां हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें कि फाइबर्स अवेलेबल रहते हैं। ये रेसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका मुख्य काम है कि एक तो डाइजेस्टिबिलिटी को आपको ठीक करना। ये खुद तो डाइजेस्ट जल्दी नहीं हो पाते, लेकिन ये भोजन को आपको के पेट में देर तक रोकते हैं। और सुबह जो अपच पदार्थ है जो कि आपके बॉडी से बाहर निकलना है, उसको बाहर निकलने में ये बहुत ही आसान कर देते हैं। यदि ये डाइट्स की कमी होगी तो आपके डाइजेशन में भी दिक्कत आएगी और कॉन्स्टिपेशन जैसी डिजीज़ डेवलप करेंगे आप। यूनिट 3 है तीसरा यूनिट आपका है, ये 8 लेक्चर का है, 8 आवर्स का है। इसमें आपको 1000 डेज न्यूट्रिशन पढ़ना है। मीन्स 1000 दिन तक आपका भोजन क्या होना चाहिए। अब ये 1000 कहाँ से शुरू होगा? जब से कि एम्ब्रियो अपनी माँ के गर्भ में आता है, जब से कि वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, उस दिन से ये पहला दिन वो होता है जिस दिन प्रेगनेंसी सस्टेन करती है, इस्टेब्लिश होती है, फर्टिलाइज होता है एग और स्पर्म। उस दिन से शुरू होकर के अगले 1000 दिन तक, जब तक कि ये माँ के पेट में है, लगभग 240 डेज (240 दिन तक वो माँ के पेट में रहता है, भ्रूण जो डेवलप होता रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट जब तक कि वो 2 साल का 2 इयर्स का नहीं हो जाता है, शुरुआत से लेकर अंत तक ये लगभग 1000 दिन होते हैं। उस समय तक माँ को और बच्चे को क्या डाइट दी जाए जिससे कि उसका ग्रोथ, उसकी वृद्धि अच्छी बनी रहे। और ये अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि इस समय बच्चे का ब्रेन, दिमाग डेवलप होता रहता है। यदि उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई तो वो आजीवन कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि